Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of business organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of cooperative enterprises. जैसा कि हम फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे सोल प्रॉपर्टरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और उनके रिलेशन में जो भी टॉपिक्स थे उनको मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे एंड दिस फोर्थ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। अब कोऑपरेटिव एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन इन विच persons of limited means associate together on the basis of equality, not with a view to earn profits but to provide mutual assistance and service while promoting their common business and economic ends in a democratic way। यानी कि एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में जो पर्सन्स अवेलेबल होते हैं उनका एक वॉलंटरी एसोसिएशन है और क्या करते हुए ना वो इक्वलिटी के बेसिस पर इस एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। इनका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि इनका पर्पज होता है म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना, जिससे कि बिजनेस का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव किया जा सके और जो उनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जो उनके इकोनॉमिक पर्पज हैं, उनको भी डेमोक्रेटिक वे में अचीव किया जा सके। तो हम इस पर्टिकुलर वॉलंटरी एसोसिएशन को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। इट मीन्स दैट the main purpose of cooperative organization is to provide the service, not to earn the profits. That is the main point, main theme which is attached to the cooperative enterprise। यानी कि cooperative enterprise की main theme है सोसाइटी में persons को सर्विस प्रोवाइड करना, उनके इकोनॉमिक एंड्स को फुलफिल करना, ना कि प्रॉफिट को अर्न करना। दिस इज द मेन थीम अराउंड विच द कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस वर्क्स। क्लियर? अब हम इसके रेफरेंस में कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू सी एफ स्ट्रिकलैंड। सी एफ स्ट्रिकलैंड ने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या है डेफिनेशन? इट इंडिकेट्स द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड बाय ऑनेस्ट मीन्स। इट इज ऑल्सो एसेंशियल इन मैनी फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन दैट द इंडिविजुअल possess a personal knowledge of one another। यानी कुल मिला के स्ट्रिकलैंड ने कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को इंडिविजुअल पर्सन्स का एसोसिएशन बताया था, जिसका पर्पज है इकोनॉमिक एंड को सिक्योर करना, वो भी ऑनेस्ट वे में अपनी वर्किंग को फॉलो करते हुए। कोऑपरेशन एंटरप्राइजेस में ही ये जरूरी होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के बारे में प्रॉपर पर्सनल नॉलेज रखते हो, तभी कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को फॉर्म किया जा सकता है। जब तक एक दूसरे के बारे में पर्सनल नॉलेज नहीं है तब तक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के पर्पस को, जो उसकी मेन थीम है, उसके अराउंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कराया जा सकता। क्लियर? एक और डेफिनेशन है इसमें। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द हेनरी कैल्वर्ट। हेनरी कैल्वर्ट ने क्या कहा था? इनके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein the persons voluntarily associate together as human beings on the basis of equality for the promotion of economic interest of themselves। यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म होती है जहां पर पर्सन्स वॉलंटरी बेसिस पर एसोसिएट होते हैं और इक्वलिटी के बेस को फॉलो करते हुए और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो हम इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का नाम देते हैं। ओके, जस्ट हैव अ लुक ओवर द अनदर डेफिनेशन। दिस वाज गिवन बाय द सर एम.एल. डार्लिंग। तो एम.एल. डार्लिंग के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इज समथिंग मोर देन अ सिस्टम। It is a spirit which appeals to the heart and the mind. It is a religion applied to business. It is the gospel of self-sufficiency
एंड सर्विस। तो कुल मिला के उन्होंने कंपनी के जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस के मेन फीचर्स को इन्वॉल्व करते हुए इस डेफिनेशन को प्रोवाइड किया। इन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइज है वो एक सिस्टम से ज़्यादा होती है, केवल सिस्टम के आना ही इसको एनफ नहीं है। ये वो स्पिरिट है जो इंडिविजुअल्स के हार्ट और माइंड पर अपील करती है, यानी कि इमोशनली भी अटैच्ड होती है और टेक्निकली भी अटैच्ड होती है। ये बिजनेस के एक रिलीजियन के इक्वल होता है। ये सेल्फ सफिशिएंसी और सर्विस के गोल को भी कंप्लीट करता है, यानी कि अगर सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आनी है सोसाइटी के अंदर और सर्विसेज के मोटिव को फुलफिल करना है तो ये कोऑपरेटिव एंटरप्राइज के थ्रू ही पॉसिबल है। ये कहना था सर एमएल डार्लिंग का। क्लियर? एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। दिस इज द लास्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। ये थी वीएल मेहता के अकॉर्डिंग। क्या कहा उन्होंने? कोऑपरेशन इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ वास्ट मूवमेंट which promotes voluntary association of individuals having common needs who combine towards the achievement of common economic ends। यानी कि अपने कॉमन इकोनॉमिक एंड्स को अचीव करने के लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़े स्केल पर फॉलो किए जाने वाला वो मूवमेंट है जिसमें इंडिविजुअल्स वॉलंटरी लेवल पर एसोसिएट होते हैं और अपनी कॉमन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इस टाइप की एंटरप्राइजेस को ज्वाइन करते हैं। ये कहना था वीएल मेहता का। तो ये तो बात हो गई अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की। अब हम बात करते हैं अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स। जितनी भी डेफिनेशंस हमने स्टडी करी हैं, इन डेफिनेशंस के बेसिस पर हम इसके कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स और कुछ फीचर्स को कंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? लेट अस हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज द वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। क्या मतलब है कि वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जब चाहे तब इस कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को ज्वाइन कर सकता है और इसकी मेंबरशिप हर किसी के लिए ओपन है। यानी कि सोसाइटी का अगर लोएस्ट पॉइंट से रिलेटेड पर्सन है या हाईएस्ट पॉइंट से रिलेटेड पर्सन है, एनी ऑफ द पर्सन कैन ज्वाइन सच टाइप ऑफ cooperative enterprises. It is a voluntary organization and it is open to everyone who just want to join it. इसके voluntary character का होना इसको एक important place provide करता है। ये इसके एक important feature को define करता है। ये imply करता है कि every individual is free to join it एंड शेयर इट्स एडवांटेज। यानी कि कोई भी बंदा अगर इसके एडवांटेज को शेयर करना चाहे तो इसको फ्रीली ज्वाइन करके इसके एडवांटेज को शेयर कर सकता है। किसी को कंपल्सरी फोर्स नहीं किया जाता इसके अंदर कि वो इसको ज्वाइन करे। ये उसका अपना वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, अपने मन से है, वो जब चाहे तब इसके कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को वो ज्वाइन कर सकता है क्योंकि इसकी मेंबरशिप हमेशा ओपन रहती है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स। This is one of the another important feature of cooperative enterprise that it recognizes the equality of status of each member। यानी कि ये हर मेंबर के स्टेटस को इक्वल लेवल पर रिकॉग्नाइज करता है। ऐसा नहीं है कि किसी का स्टेटस कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में ज़्यादा है और किसी का स्टेटस कम है। जैसा आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है, जिसके पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है उसका स्टेटस जॉइंट स्टॉक कंपनी में हाई होता है और जिसके पास कम शेयर होते हैं उसका स्टेटस वहाँ कम होता है। लेकिन कोऑपरेटिव एंटरप्राइज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ हर किसी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं, हर किसी को एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। एक पर्सन मान लीजिए रिच है तो वो केवल इसको इस बेसिस पर रन नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज करने में कैपेबल है, बल्कि यहाँ पर चाहे उसके पास लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स है या फिर स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स है, हर किसी को इक्वल लेवल पर ट्रीट किया जाता है। द थर्ड वन इज द डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक यानी कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है या इसकी वर्किंग को फॉलो किया जाता है उसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी मेंबर इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड पजेजेस इक्वल वोटिंग राइट्स। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस अफेयर्स आर मैनेज्ड इन अ डेमोक्रेटिक वे। जैसे इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर जितनी भी वर्किंग को फॉलो किया जाता है उसको डेमोक्रेटिक पैटर्न पर फॉलो किया जाता है। इसी तरह से
कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज में भी डेमोक्रेटिक वे में डिफरेंट एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है और उन एक्टिविटीज को मैक्सिमम लेवल पर फोकस किया जाता है जो सारे मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट को उसमें नजरअंदाज किया जा रहा है तो ऐसी एक्टिविटी को फॉलो नहीं किया जाता है। ये खास बात होती है इस टाइप के एंटरप्राइज के अंदर। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन, सर्विस मोटिव। दिस इज द वेरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो इसको बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बनाता है। चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है, हर किसी का पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जो ये फॉर्म है इसका पर्पज होता है अपने मेंबर्स को मैक्सिमम लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि अपने ऑपरेशंस को इस तरह से रन करना जिससे इसके मेंबर्स को मैक्सिमम लेवल तक सर्विस प्रोवाइड की जा सके, ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। यानी कि ये एक तरीके से सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल अवेलेबल होती है उसको शेयर्स में डिवाइड किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। अ लिमिट इज फिक्स्ड रिगार्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ मेंबर कैन सब्सक्राइब। यहाँ एक व्यवस्था होती है और यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल भी नहीं होते हैं। जो शेयर कैपिटल होती है वो मेंबर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है और ये माना जाता है कि जैसे मेंबर्स ने एक लोन दिया है कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को और उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है। जो एंटरप्राइज का नेट सरप्लस होता है उसमें से उन पर जो इंटरेस्ट डिसाइड कर रखा है वो इंटरेस्ट उन पर्टिकुलर मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। क्या मतलब होता है कि जब कोऑपरेटिव एंटरप्राइज अपनी वर्किंग फॉलो करती है और अगर उसको प्रॉफिट होता है यानी कि उसका सरप्लस रेज हो जाता है तो उस सरप्लस को मेंबर्स के बीच में इक्विटेबली बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पॉइंट इज क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब हुआ कि मेंबर्स चाहे वो रिलीजियस बेसिस पर है या पॉलिटिकल ग्राउंड पर अपनी कोई अप्रोच रखते हो, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। कि ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल अप्रोच रखता है तो उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट उस एंटरप्राइज पर ज़्यादा होगा, या कोई रिलीजियस इम्पैक्ट रखता हो तो उसका इफेक्ट एंटरप्राइज पर ज़्यादा होगा। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को यहाँ न्यूट्रल कर दिया जाता है और हर किसी को इक्वल लेवल पर ट्रीट किया जाता है, हर किसी को एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कैश ट्रेडिंग। ये खास बात होती है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस की कि यहां जितने भी ट्रांजैक्शंस फॉलो किए जाते हैं वो कैश के बेसिस पर फॉलो किए जाते हैं। यहां कोई भी क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं होती है। लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और फाइनेंशियल साउंडनेस को मेंटेन करने के लिए कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस कैश में ट्रेडिंग करती हैं, जैसे कि किसी भी टाइप के इनडेटेडनेस को अवॉइड किया जा सके। मेंबर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कैश ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज में फोकस किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द एजुकेशन। जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एजुकेटेड मेंबर्स होंगे वो प्रॉपर वे में वर्किंग को फॉलो कर सकेंगे, वो प्रॉपर वे में अपने राइट्स को समझ सकेंगे और प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में हेल्पफुल हो सकेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, एक नए मोड ऑफ बिहेवियर के लिए, नई थिंकिंग के लिए, नए आइडियाज़ के लिए, नए स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने के लिए एक एजुकेशन पैटर्न, एक एजुकेशन लेवल डिसाइड कर दिया जाता है। जो मेंबर उसको फुलफिल कर देता है उसको उस एंटरप्राइज का मेंबर या उसका मेंबर ट्रीट कर लिया जाता है या उसे ज्वाइन करा दी जाती है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द स्टेट कंट्रोल एंड कोऑपरेट स्टेटस। जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसका एक कॉर्पोरेट स्टेटस होना चाहिए। इंडिया में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड होती हैं और रजिस्टर के बाद ये एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाती हैं जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है और गवर्नमेंट का सुपरविजन भी होता है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग
हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को या हर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को अपनी वर्किंग फॉलो करनी होती है। ओके, सो दीज ऑल आर द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। थैंक यू।